डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 11 ऑफ क्लास 11th ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग नीड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब जैसे कि अपना आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी है जूलॉजी में, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कह सकते हैं हम अपना प्लांट फिजियोलॉजी किसके अंदर, बॉटनी के अंदर। ठीक है, और उसी के अंदर आ जाता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब टोटल बॉटनी में 11th-12th कंबाइन करके अपना प्लांट फिजियोलॉजी अप्रॉक्सीमेट 17% का वेटेज रखता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपने डिफरेंट चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इससे आते हैं अपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, कितने, 3। अब 3 क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स का अपना प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा यही आता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि अपना डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटी डिफ्यूजन हो गया, ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर समझेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने के लिए किस किस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे जैसे वाटर पोटेंशियल हो गया, ओके, सॉल्यूट पोटेंशियल हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, प्लाज्मोलाइसिस वगैरह। अब यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक स्पेशल टिश्यू के बारे में जिसका नाम क्या होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम अपना क्या है, एक वैस्कुलर टिश्यू है और ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे क्या, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है अपना, जो लॉस होता है वाटर का, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, किसके थ्रू, स्टोमेटास के थ्रू, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी बात किसकी हो रही थी, सिर्फ वाटर की, तो वाटर हमने समझ लिया। लेकिन अब जब रूट अब्जॉर्ब करेगी वाटर तो उसके साथ कुछ मिनरल्स का भी अपटेक करेगी। ठीक है, तो मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है, एक्टिवली या पॉसिवली, फिर उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक यहाँ पे अपना बचता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो फ्लोएम क्या है, देखो जैसे जाइलम जो था अपना वो एक वैस्कुलर टिश्यू था और वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था। फ्लोएम जो है यहाँ पे अपना वो करता है ट्रांसलोकेशन किसका, फूड का, और वी कैन से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट हमेशा कहाँ से कहाँ पे होगा, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अगर सोर्स और सिंक किसी को नहीं पता तो सोर्स बस वो समझ लो ऐसी जगह है या कोई ऐसा ऑर्गन है जो फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और सिंक क्या होगा, वो इसको कंज्यूम करेगा, सिंपल। ठीक है, तो सोर्स से सिंक पे ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, फ्लोएम करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर। देखो इंट्रोडक्शन जो है उसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ में, इंपॉर्टेंट जो है अपना वो है इस सेकंड पैराग्राफ में। अब यहाँ पे हमें एक टर्म दे रखा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है किसका, फूड का या वाटर का, किसके थ्रू, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है या वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड फूड। और वो कौन कौन से टिश्यू है, वो है अपने जाइलम एंड फ्लोएम। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जब ट्रांसपोर्ट होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस किसके थ्रू, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब किस किस का ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर हो गया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उनका भी ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। तो अब इनका ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है तो किसके थ्रू हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो किसके थ्रू होगा, सिर्फ जाइलम या फ्लोएम के थ्रू, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो किसके रिगार्डिंग आता है कि डायरेक्शन क्या होती है ट्रांसलोकेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट जो होता है इन जाइलम के अंदर, अब जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, एक तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि वाटर को तो मूव करना है कहाँ से, फ्रॉम रूट टू स्टेम, क्योंकि रूट ही तो एब्जॉर्ब वाटर करती है, स्टेम तो करता नहीं है। ठीक है, तो वाटर हमेशा नीचे से ऊपर मूव करेगा और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, और सिंपली वी कैन से फूड की। तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल, और होता किसके थ्रू है, फ्लोएम के थ्रू।
ओके, अब ये मल्टी डायरेक्शनल क्यों होता है? जैसे कि मान लो ये अपना रूट हो गया, यहाँ पे लीव्स हैं, ठीक है। अब लीव्स ने फूड बनाया, उन्होंने बनाया फूड, तो ये सबसे पहले जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स के पास, या कह लो कि सबसे पहले ये उन ऑर्गन्स के पास चला गया या ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास चला गया जिनको कंज्यूम करना था। अब जितना कंज्यूम होना था हो गया, लेकिन जितना कंज्यूम नहीं होना था वो कहाँ पे आ जाएगा? स्टोरेज ऑर्गन्स के पास, और वी कैन से रूट के पास। तो रूट इस फूड को क्या करके रखेंगे? स्टोर करके रखेंगे। अब बीच में फिर से किसी को जरूरत पड़ी तो ये स्टोरेज ऑर्गन से फूड फिर से ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन वाटर का कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। ओके, जो कि इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है। देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं अपने, इसको सिंथेसाइज किया जाता है कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक लीव्स में। फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? अदर पार्ट्स में, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। अब स्टोरेज ऑर्गन्स से इसको वापस एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? डिजायर्ड ऑर्गन्स के पास, जिनको फूड का जरूरत होता है। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हार्मोन्स का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि एक ही बात है, और अदर केमिकल स्टिमुलाई जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इन पोलराइज्ड और वी कैन से यूनिडायरेक्शनल मैनर, ठीक है। यानी कि ये भी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इनका भी यूनि डायरेक्शनल मैनर में। अब यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा था? अपना जाइलम के थ्रू। तो इससे क्या पता लग रहा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हो गए या हार्मोन्स वगैरह हो गए, वो सब किसके थ्रू होते हैं ट्रांसपोर्ट? जाइलम के थ्रू होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वाटर, मिनरल्स, ओके, और हार्मोन्स, ये सब किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? साथ ही साथ अदर केमिकल स्टिमुलाई इतना मेंशन नहीं करते, हार्मोन्स। तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शन दे रखे थे, किसी में वाटर गायब था, किसी में मिनरल्स गायब था, किसी में ये तीनों दे रखे थे। तो करेक्ट चॉइस क्या होता है अपना? कि जाइलम जो है वो तीनों ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सिर्फ वाटर और मिनरल्स करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अब इसमें स्टडी करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो यहाँ पे देखो, डिफ्यूजन जो है थोड़ा सा मिक्स्ड मैनर में दे रखा है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं दे रखा। हम इसको थोड़ा सीक्वेंस में स्टडी करते हैं, वरना यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? डेफिनेशन से। डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये कब तक मूवमेंट होगा? until the molecules are evenly distributed। एक बारी evenly distribution हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी रुक जाएगा, ठीक है। तो यही अपना डेफिनेशन है किसका? डिफ्यूजन का। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लो यहाँ पे अपना एक जार है, ठीक है, या आप दो सेल भी कंसीडर कर सकते हैं, बीच में इनके प्रेजेंट है मेम्ब्रेन। अब दोनों में सॉल्यूट जो है वो इक्वल अमाउंट में है। फर्क क्या है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। तो वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे है। दैट मीन्स वाटर यहाँ से मूव करेगा किस में? ए से मूव करेगा टूवर्ड्स बी जार। सिंपल। अब आई गेस डिफ्यूजन क्लियर है। अब डिफ्यूजन से रिलेटेड अपना एक और टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजिंग प्रेशर, ठीक है। डिफ्यूजिंग प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्रिएटेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। सिंपल। अब यहाँ से H2 जो है, H2O जो है अपना, वो बी में मूव कर रहा है, तो कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजिंग प्रेशर कहते हैं। और ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर और वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर डिफ्यूजिंग प्रेशर टू लो डिफ्यूजिंग प्रेशर। जैसे कि एक के केस में देखो, सॉल्यूट्स तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल ज़्यादा थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफ्यूजिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो अपना वाटर जो है मूव करेगा कहाँ से? ए से बी में। तो ये हो गया अपना डिफ्यूजन का डेफिनेशन। अब वापस आते हैं एक बार हम NCERT पे। यहाँ पे क्या रखा है क्या? कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिफ्यूजन हमेशा अच्छा होता है किसके लिए? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डिफ्यूजन उसके लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव करते हैं रैंडम फैशन में। इसको भी अगर समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से सेम जा रहा है, यहाँ पे बीच में मेम्ब्रेन है। अब H2O हमने यहाँ पे ज़्यादा रखा था, ठीक है, H2O यहाँ पे कम था। सॉल्यूट हमने पहले बराबर रखा था, अब मान लो सॉल्यूट जो है वो अपना इधर ज़्यादा है, या कह सकते हैं इसको इधर कम कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट जो है अपना वो इस साइड कम है और सॉल्यूट जो है इस साइड ज़्यादा है। कोई एक और ले लो, ये सॉल्यूट A हो गया, और यहाँ पे एक और सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट B। ये भी इस साइड कम है और सॉल्यूट B इस साइड ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि वाटर तो अपना इधर से इधर मूव करेगा, लेकिन सॉल्यूट B या कह सकते हैं आयन जो है अपना वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, और सॉल्यूट A जो है या आयन A जो है अपना वो यहाँ से यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो रैंडम हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर फैशन में नहीं हो रहा कि हाँ भाई सारे के सारे उधर ही मूव कर रहे हैं। जिसको जैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है, जो जिस साइड ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट हो रहा है। इसलिए अपने क्या होता है, एक रैंडम फैशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे नेट रिजल्ट या कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सब्सटेंसेज है अपने वो मूव करें कहाँ से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो कि हमने पीछे बता दिया था। अब हमने बताया था कि डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है या कह सकते हैं स्टेटमेंट आती है, क्या, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड्स। तो गैसेज एंड लिक्विड्स के बीच में गैसेज एंड लिक्विड्स के बीच में आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स rather देन ऑफ सॉलिड्स इज मोस्ट लाइकली। तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती, तो स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं है क्या। ठीक है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स rather देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। ये कहना चाह रहे हैं कि डिफ्यूजन जब होता है, ठीक है, सॉलिड्स के, अगर सॉलिड हो एक मीडियम अपना और दूसरा अपना लिक्विड हो, ठीक है, तो डिफ्यूजन बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब दो सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो इनके बीच में डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन ही नहीं सकता, या कह सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें लिक्विड का सॉलिड के ऊपर डिफ्यूजन का, तो इम्बिबिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब आप किसी वुड को मॉइस्चर में रखते हैं तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे वो वुड जो होती है अपनी पेरिफेरी पे, यानी कि आउटर लेयर जो होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके वो वाटर जो है वुड के और अंदर एंटर करता है और अल्टीमेटली जो वुड का पीस होता है वो सेलेब कर जाता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है किसका, डिफ्यूजन का, ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड। तो ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट बेसिकली है क्यों। क्योंकि ये सिर्फ एक ओनली मीन्स है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट बॉडी के अंदर। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज जो स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है, CO2 और O2 का एक्सचेंज जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपना डिफ्यूजन जो है इसका रेट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि अपना मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी हो गई जो उनको सेपरेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई मेम्ब्रेन जो है अपना पर्टिकुलरली किसी आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है, ओके, तो वो उस केस में उसके थ्रू अच्छे से मूव कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा कि यहाँ से H2O जो है इस वाले पोर्शन में जल्दी मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को एनहांस कर रहे हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी अपना डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम में बस इसका ये पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, तो बस आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, क्या, मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर और प्रेशर, और लास्ट में लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे सेलेक्ट करना हो। तो नेक्स्ट स्टेप अपना यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो उसका नाम को थोड़ा एनालाइज करो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि ऐसा डिफ्यूजन जो किसी की हेल्प से अकर कर रहा हो, वो क्या हो जाएगा अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन को कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये कभी कभी
साइज भी हो सकता है सब्सटेंसेस का, जिनका स्मॉलर साइज होगा वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएंगे, जिसका लार्ज साइज होगा वो थोड़ा धीरे डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो हमने ऊपर जो मेम्ब्रेन वाला केस पढ़ा था उसी को यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके समझते हैं। बात करते हैं अगर किसी सेल की, ठीक है, 2 सेल के अंदर अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो सेल में यूजुअली होता है क्या है कि मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है मेम्ब्रेन का कौन होता है, लिपिड होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड्स में सॉल्युबल होंगे उनका तो डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा या फास्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉइटी, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफिलिक मॉइटी। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिए बस ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर प्रेजेंट हो हाइड्रोफिलिक ग्रुप, और वी कैन से वाटर लविंग ग्रुप, उसका डिफ्यूजन ईजिली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर लविंग है और मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी है, तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्यूजन करवाना पड़ेगा, यानी कि फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। यानी कि जब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का हम क्या करवाते हैं, डिफ्यूजन करवाते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसकी हेल्प से, कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प से, उसी को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे मेंशन कर भी रखा है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं ये साइट्स जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, या कह सकते हैं जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। अब डिफ्यूजन की तरह भी यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो इन सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होगा, चाहे प्रोटीन अपने प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट है, ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे डिफ्यूजन की तरह एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता तो एटीपी का रिक्वायरमेंट होता। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब सारे की सारी प्रोटीन्स जो हैं वो यूज्ड हो रही हैं, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसको हम ऊपर ही ड्रॉ करते हैं, या ये नीचे थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपना ये मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर अपनी 3 प्रोटीन्स हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं 6-7 अपने हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं। अब एक इससे बाइंड करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, एक इससे बाइंड करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, अब ये एक इससे बाइंड करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो कह सकते हैं कि एक टाइम पे मैक्सिमम अपने 3 मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे हैं, या उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। यही क्या है, इसका मैक्सिमम रेट है। क्यों? क्योंकि अब और हमारे पास प्रोटीन चैनल्स है ही नहीं, तो और डिफ्यूजन नहीं हो सकता। जैसे इनका डिफ्यूजन होगा 3 और आएंगे, इनसे बाइंड कर जाएंगे, उनका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और जब सारे की सारी अपनी प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के साथ, या सारे की सारी वर्क कर रही होती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अभी जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट किसका करेंगे, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का, क्योंकि इनके पास ऐसे कह सकते हैं आप रिसेप्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को, सबको ट्रांसपोर्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा, ये होते हैं सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, जो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, प्रोटीन साइड चेन्स के साथ। अब हमने पढ़ा था कि ये जो अपने चैनल्स हैं ये किसके बने हुए हैं, ये प्रोटीन्स के बने हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इनहिबिटर आ जाए जो इन चैनल्स के साइड चेन्स के साथ कंबाइन कर जाए और फिर उसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर दे, या मतलब ऑल्टर कर दे। अब स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देगा तो अल्टीमेटली फिर जैसे यहाँ पे इसका ऐसा शेप है, अभी इस शेप में ये मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाएगा तो मान लो ये शेप चेंज हो जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा वो इनहिबिट कर जाएगा। तो इसलिए सेंसिटिव होते हैं टू इनहिबिटर्स। तो देखो अभी हमने बोला था कि जो चैनल्स है वो किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि प्रोटीन चैनल फॉर्म करती है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। कुछ चैनल्स हमेशा अपने ओपन रहते हैं, कुछ की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे एक प्रोटीन का जिसका नाम क्या है, पोरिन्स। ये जो पोरिन्स होते हैं ये प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरियल सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन में क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं, और उनके थ्रू स्मॉल साइज प्रोटीन्स जो होती हैं वो पास कर जाती हैं। ठीक है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास कर जाते हैं। अब जब ऐसे 8 पोरिन्स मिलते हैं तो ये 8 पोरिन्स मिलकर क्या बनाते हैं,
वाटर चैनल बनाते हैं। अब इनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बना होता है किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर एंड पोरिन्स मीन्स इस प्रोटीन की बात करें तो जब 8 डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर प्रोटीन्स मिलती हैं तो एक वाटर चैनल बन जाता है अपना। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये कि वाटर चैनल कितने एक्वापोरिन्स का बना है, तो 8 एक्वापोरिन्स का बना है। और उसके थ्रू फिर क्या होगा, अपना वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। तो उस डायग्राम में देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सब्सटेंसेस का। अब ब्लू कलर मान लो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने जो सब्सटेंसेस हैं वाटर लविंग है, इनका ट्रांसपोर्ट लिपिड्स के थ्रू नहीं हो सकता। तो ये रही अपनी मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एंड पे अपना एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, फिर ये पूरी की पूरी प्रोटीन रोटेट करके इस साइड आ जाती है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। फिर दूसरा एंड यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है, यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, ये फिर से रोटेट कर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के यानी कि ये वाली साइड इसकी फ्री हो जाएगी, फिर से रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे फिर से ब्लैंक साइड आ जाएगी। तो ऐसा ये चलता रहता है। कभी कभी कुछ अपनी प्रोटीन्स ऐसे होती हैं जो बीच में पूरा पैसेज प्रोवाइड कर देती हैं और अपना मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे चले जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सिम्पोर्ट के बारे में और एंटीपोर्ट के बारे में। तो ये जो क्लासिफिकेशन है सिम्पोर्ट्स और एंटीपोर्ट्स बेसिकली किस बेसिस पे है कि अपनी जो प्रोटीन है वो कितने मॉलिक्यूल से डिफ्यूज कर रही है और किस डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रही है। तो सबसे पहले आते हैं हम सिम्पोर्ट पे। सिम्पोर्ट में क्या होता है, अपनी एक प्रोटीन 2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर रही होती है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एंटीपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा होता है लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ए इधर और बी इधर। फिर अपना लास्ट बचता है यहाँ पे यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में कैरियर प्रोटीन सिर्फ अपना एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपको यही डायग्राम दे देते हैं बेसिकली और उसमें फिर बोलते हैं कि ए बी सी को आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे रहा अपना यूनिपोर्ट। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारे इस टॉपिक का वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बहुत ईजी है, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। एक्टिव मीन्स कि यहाँ पे यूज होगा क्या, एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेम फैसिलिटेटेड की तरह है, बस होता क्या है कि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से इसके होने के लिए रिक्वायरमेंट होता है एटीपी का, ओके। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। क्या यहाँ पे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब बेसिकली प्रोटीन्स जो है अपनी वो मॉलिक्यूल को पंप करती हैं इस साइड। जैसे मान लो यहाँ पे अपना एक मेम्ब्रेन है तो ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को पंप करती है यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रही हैं तो पंप की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन्स को हम क्या कह देते हैं, पंप कर देते हैं कि वो पंप है अपना। और यहाँ पे सब्सटेंस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ अपहिल ट्रांसपोर्ट है। और जस्ट लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज, इसमें भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, जब हम सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह सेंसिटिव होता है टू इनहिबिटर्स। जैसे कि वहां पे हमने बताया था ये इनहिबिटर्स जो होते हैं प्रोटीन की शेप को ऑल्टर कर देते हैं। अब लास्ट अपनी ये टेबल बची है, इसके थ्रू सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखो, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, हाईली सिलेक्टिव, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, अपहिल ट्रांसपोर्ट और रिक्वायर एटीपी। तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, हाईली सिलेक्टिव नहीं होता, सारे पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हो रहा होता है, सैचुरेट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, अपहिल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता और एटीपी की जरूरत भी नहीं होती। आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्या, फैसिलिटेड। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, सेलेक्टिव होता है, सैचुरेट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो एटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लास्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसमें सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है, मेम्ब्रेन का भी हाईली सिलेक्टिव होता है क्योंकि इसमें भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वी कैन से कैरियर प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है, सैचुरेट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, अपहिल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है और एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस। थैंक यू सो मच।